दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन महाकुंभ 2025 में प्रयागराज की पावन भूमि पर आयोजित होने जा रहा है। इस बार का महाकुंभ भव्य, दिव्य और विशाल होने वाला है। विष्णु पुराण के मुताबिक जब बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य मकर राशि में होता है, तब कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक पर्व है, जो हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में होगा। इस भव्य और दिव्य महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुंभ में शाही स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ के दौरान विशेष रूप से पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है। शाही स्नान कुंभ मेले की मुख्य विशेषता है। यह स्नान साधु संत, महात्मा, अन्य तीर्थ यात्रियों के लिए एक विशेष अवसर होता है। कुंभ मेले के शाही स्नान को पुण्य स्नान भी माना जाता है, क्योंकि इसे करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। यह एक प्रकार का भक्ति और समर्पण है, जहाँ व्यक्ति अपने जीवन के सभी दुख और कठिनाइयों को भगवान के चरणों में समर्पित करता है और आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करता है। कुंभ मेले का शाही स्नान न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था का एक सुंदर उदाहरण है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व सबसे ज्यादा इसीलिए है क्योंकि प्रयागराज सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और यहाँ विशेष रूप से 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है। माँ गंगा, यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती के संगम यानी मिलन बिंदु को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है और इसी पवित्र त्रिवेणी संगम पर स्थित होने की वजह से इस स्थान को प्रयागराज कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्रयागराज तीर्थराज है, यानी सभी तीर्थों का राजा। प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेला, हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मेला और हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी 2025 के महाकुंभ में आना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में महाकुंभ के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जैसे आप प्रयागराज महाकुंभ 2025 में कैसे आ सकते हैं, महाकुंभ में रहने की और खाने पीने की क्या क्या सुविधा उपलब्ध रहेगी, एकदम सस्ते में आप कहां पर रुक सकते हैं और टेंट बुकिंग कैसे कर सकते हैं। साथ ही महाकुंभ के अलावा प्रयागराज में आप एक दिन में कहां पर घूम सकते हैं, शाही स्नान की तिथियां कौन सी है और महाकुंभ में घूमने का कितना खर्चा आएगा, ऐसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको महाकुंभ 2025 की सारी जानकारी समझने में आसानी रहे। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही टूर गाइड वीडियोस और महाकुंभ 2025 से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। इस बार का ये महाकुंभ 45 दिन तक चलने वाला है, यानी कि हर दिन यहाँ पर आपको 3 से 4 करोड़ लोग देखने को मिल सकते हैं। और इतने सारे श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र को 25 अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है और इतने सारे लोग एक ही जगह पर गंगा स्नान तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए 7 पक्के स्नान घाट भी बनाए गए हैं। और साथ ही कुंभ मेले का क्षेत्रफल 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर किया गया है, जहां पर कल्पवासियों के लिए तंबू बने हुए हैं और यहां पर मेले के दौरान कई कथावाचक मौजूद होंगे जो कि कथा करेंगे। उनके लिए पंडाल बने हुए रहेंगे। लोगों के खाने पीने, सोने और शौचालय की व्यवस्था भी रहेगी और बहुत सारी चीजों की फ्री सेवा रहेगी। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि यह कोई छोटा मोटा कुंभ है, तो आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस महाकुंभ को हैंडल करने के लिए यानी सिक्योरिटी देने के लिए 37,611 पुलिसकर्मी रहेंगे और इस पूरे संगम को साफ सुथरा रखने के लिए 22,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मचारी होंगे। इसके अलावा कई एनजीओ अपनी सेवा प्रदान करेंगे और इस पार से उस पार आने जाने के लिए गंगा यमुना की जलधारा पर 30 पीपा पुल का निर्माण हुआ है, जिसे पांटुल पुल कहा जाता है। यह मेला न केवल भारत के लिए बल्कि विदेशों से आने वाले लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। ऐसे में प्रशासन ने इस भव्य आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अलग अलग रास्ते निर्धारित किए गए हैं। प्रयागराज शहर के चारों ओर यातायात का प्रबंधन इस तरह से किया गया है कि लोगों को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रशासन ने शहर के अलग अलग हिस्सों में पार्किंग की व्यवस्था भी की है, ताकि श्रद्धालु अपनी गाड़ियों को सुरक्षित स्थान पर रख सके। विशेष रूप से पीक डेज यानी शाही स्नान वाले दिनों में जब सबसे ज्यादा भीड़ रहेगी, तब श्रद्धालुओं को केवल 1 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा और बाकी अन्य दिनों में आपको सिर्फ 1 किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। और सिर्फ महाकुंभ में आने वाले लोगों के लिए पूरे देश भर से 3000 से स्पेशल ट्रेन सहित 13,000 से ज्यादा ट्रेन चलाई जाएगी और ट्रेन के साथ ही प्रयागराज में
7,000 बस भी महाकुंभ के लिए चलेगी। इससे कुंभ में आने जाने के लिए आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं प्रयागराज कैसे पहुंचा जाए। देखिए, प्रयागराज में काफी सारे रेलवे स्टेशंस बने हुए हैं, जैसे प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयाग संगम, नैनी जंक्शन, प्रयाग छिवकी जंक्शन, दारागंज, सूबेदारगंज, बमरोली, फाफामऊ जंक्शन और झूसी। अगर आपके यहाँ से इन रेलवे स्टेशंस तक ट्रेन आती है तो आप इनमें से कहीं पर भी आ सकते हैं, जो कि त्रिवेणी संगम से 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है। वैसे सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, प्रयागराज रामबाग और प्रयागराज संगम ये नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। प्रयागराज के लिए इंडिया के सभी मुख्य रेलवे स्टेशनों से रेल कनेक्टिविटी इजीली अवेलेबल है, तो आप बाय ट्रेन यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। रेलवे स्टेशन तक आने के बाद संगम तक पहुँचने के लिए आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही 20 रुपए के चार्ज पर शेयरिंग ई रिक्शा मिल जाएगा। प्रयागराज पहुँचने के बाद सबसे ज़रूरी बात रहती है यहाँ पर रहने की क्या सुविधा है और टेंट बुकिंग कैसे करें। तो अगर आप टेंट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन इन 6 में से किसी भी एक वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। सिर्फ इन 6 कंपनियों को ही यूपी सरकार की ओर से महाकुंभ में टेंट लगाने का टेंडर मिला है, तो आप गूगल पर किसी भी अन्य वेबसाइट से टेंट बुक ना करें। इसके अलावा आप अपनी सुविधा के अनुसार IRCTC के टेंट भी बुक कर सकते हैं। इन टेंट सिटी में टेंट बुकिंग के लिए आपको एक से बढ़कर एक पैकेज मिल जाएंगे। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप कोई भी पैकेज सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉप की फैसिलिटीज़ के साथ ही लंच डिनर तक की फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है। लेकिन इन टेंट के चार्जेस की शुरुआत एक दिन के लिए 10,000 रुपये से लेकर 80-90 हज़ार रुपये तक है, जिनमें सेमी डिलक्स, डिलक्स और लग्जरी डिलक्स कॉटेजेस शामिल है। और वहीं डॉर्मेट्री के लिए 1500 रुपये पर पर्सन के चार्जेस हैं, सिर्फ एक दिन के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप कुंभ की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए। वहीं अगर आप होटल में रुकने का प्लान बनाते हैं तो गूगल पर अलग अलग वेबसाइट है, जहां से आप ऑनलाइन होटल बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर आपका बजट टेंट या महंगी होटल बुक करने का नहीं है तो प्रयागराज में काफ़ी सारी सस्ती और अच्छी धर्मशालाएं भी बनी हुई है। इनमें भी आप अपने रहने की सुविधा का बंदोबस्त कर सकते हैं और ये धर्मशालाएं संगम के नज़दीक में ही स्थित है, तो आपको और भी सुविधा मिल जाएगी। और अगर आपका बजट बिल्कुल भी नहीं है या आपको रूम अवेलेबल नहीं मिलता है तो आप बिल्कुल भी निराश ना रहे। यहाँ पर प्रशासन की ओर से महाकुंभ में अलग अलग जगहों पर रेन बसेरा शिविर की सुविधा भी उपलब्ध रहती है, जहाँ पर आप सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखा करके बिल्कुल निःशुल्क फ्री में आराम से रह सकते हैं। और अगर आप मेला परिसर में टेंट में रहना चाहते हैं और कल्पवास करना चाहते हैं तो आप यहाँ डायरेक्ट पहुंचकर किसी पंडित से जिन्होंने यहाँ पर टेंट लगाया है उनसे बात कर सकते हैं, और जो भी वह अमाउंट मांगेंगे अगर आपके बजट में हो तो आप उस हिसाब से अपना बंदोबस्त कर सकते हैं। बस आप कोशिश करें कि संगम के आसपास ही टेंट बुकिंग करें या होटल बुकिंग करें। और अगर त्रिवेणी संगम के पास आपकी टेंट बुकिंग नहीं हो पाती है तो आप होटल सिर्फ रामबाग या रेलवे स्टेशन रोड पर ही लेना, क्योंकि जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस है वो सभी रामबाग से 2 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही स्थित है। और यहाँ पर आपको सिर्फ 1000 से 2000 रुपए तक बढ़िया होटल मिल जाएगा। अब कुंभ मेले की महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो 2025 में होने वाले महाकुंभ का आयोजन अत्यधिक भव्य और ऐतिहासिक होने वाला है। महाकुंभ जो भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश से स्नान करने आते हैं और मोक्ष तथा पुण्य की डुबकी लगाते हैं। इस महापर्व में आस्था की डुबकी लगाने का हर एक स्नान विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इन्हें धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही पवित्र और लाभकारी माना गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाकुंभ में स्नान की तिथियां ज्योतिष्य और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर तय की जाती है और हर एक स्नान के पीछे एक धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ का आगाज होगा। अगले दिन मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को होने वाला यह स्नान महाकुंभ का पहला प्रमुख स्नान माना जाता है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना अत्यधिक पुण्यकारी होगा। फिर मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी 2025 को महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण स्नान है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना अत्यधिक पुण्यकारी होगा, जब सबसे ज्यादा श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं और मौन रहकर इस दिन स्नान करने से कहते हैं कि मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद 3 फरवरी 2025 को होगा बसंत पंचमी का दिन, और इस दिन का स्नान खास तौर पर ज्ञान और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती को समर्पित होता है। वहीं माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 के दिन संगम में स्नान करने पर व्यक्ति को जीवन में पूर्णता और शांति की प्राप्ति मिलने वाली है।
आखिर में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी 2025 को होगा और ये दिन भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी स्नान के साथ कुंभ का समापन भी हो जाएगा। एक बात का आप ध्यान रखिए कि जब भी जिस दिन शाही स्नान होता है उससे एक दिन पहले सारे प्राइवेट और पब्लिक व्हीकल की एंट्री बंद हो जाती है। तो अगर आप शाही स्नान के पर्व पर कुंभ में आना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको एटलीस्ट किसी भी एक शाही स्नान के दिन से 2 दिन पहले पहुंचना होगा। सपोज अगर आप 14 जनवरी को स्नान करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट 12 जनवरी को मॉर्निंग में या आफ्टरनून तक यहाँ पर पहुँच जाए, ताकि आप अपने व्हीकल से या पब्लिक व्हीकल से महाकुंभ मेला परिसर तक पहुँच सके। अब आपको कुंभ की विशेष तिथियों और स्नान पर्व के बारे में तो पता चल गया, लेकिन ये कुंभ लगाया क्यों जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। हमारे देश की आबादी इस समय 140 करोड़ है, लेकिन जरा अंदाजा लगाइए कि आज से 200 साल पहले कितने लोग कुंभ में आते थे। साल 1796 के कुंभ मेले में 25 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। उस समय इलाहाबाद पर अंग्रेजों का कब्जा था और इस मेले में आई भीड़ को देखने के बाद अंग्रेजों ने प्रयागराज में डुबकी लगाने पर टैक्स लगा दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में हमें पता चलता है कि साल 1806 में कंपनी ने हर व्यक्ति पर 1 रुपए का टैक्स लगा दिया था और उस समय 1 रुपए में एक आदमी के पूरे महीने का जीने का खर्चा चल जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऋषि दुर्वासा ने सभी देवी देवताओं को श्राप दे दिया था। इससे देवताओं की शक्तियां चली गई। देवताओं की कमजोरी का फायदा उठाकर राक्षसों ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। फिर जब ब्रह्मा जी के पास देवताओं ने मदद की गुहार लगाई तो ब्रह्मा जी ने अमृत पान करके अपनी शक्तियों को वापस पाने की सलाह दी, लेकिन यह काम करने में मुश्किल यह थी कि उसे पाने के लिए देवताओं को राक्षसों की मदद लेनी थी। फिर देवताओं ने भी यही किया। उन्होंने राक्षसों से मदद लेकर बदले में आधे अमृत को देने की बात कही और सभी राक्षस इस डील को मान गए और फिर होती है अमृत की खोज में समुद्र मंथन की शुरुआत। बड़ी मेहनत के बाद समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई, लेकिन जैसे ही अमृत निकला देवता और राक्षस दोनों में अमृत को पूरा हड़पने की होड़ मच गई। इसके बाद देवता राक्षसों की आंखों में धूल झोंककर अमृत पाने में कामयाब हो गए और वह अमृत लेकर दौड़ पड़े। राक्षसों ने भी हार नहीं मानी और पूरे 12 दिनों तक उनका पीछा किया। इसी भागने भगाने में कलश से 4 अमृत की बूंदें स्वर्ग से धरती पर गिर गई। माना जाता है कि यह बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी में गिरी थी। अब ये 4 बूंदें जहाँ जहाँ पर गिरी आज वहीं पर कुंभ मनाया जाता है और हर 12 साल के अंतराल में कुंभ मनाने के पीछे की कहानी ये है कि पौराणिक ग्रंथों में कहा जाता है कि देवताओं के 12 दिनों का अर्थ है मानव के 12 साल। इसीलिए हर साल 12 और 3 साल के अंतराल पर चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है और ऐसा कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के बाद जब कुंभ मेले का समय आता है तो यह नदियां वही अमृत का रूप धारण करती है, जिनमें नहाने से लोगों के सभी पाप हमेशा हमेशा के लिए धुल जाते हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। अब हम जानते हैं प्रयागराज की कौन कौन सी जगह घूमने लायक है। सबसे पहले आपको संगम स्नान करना है, जिसके लिए नाव में बैठकर आपको त्रिवेणी संगम तक जाना होता है। त्रिवेणी संगम में आप गंगा नदी और यमुना नदी को मिलते हुए अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन सरस्वती नदी अदृश्य है तो वो हमें दिखाई नहीं देती है। संगम में स्नान करने के बाद आप आ जाए इस अकबर के किले में। इस किले के अंदर है ये अक्षयवट, जो कि इतना प्राचीन है कि 4 युगों से भगवान विष्णु से लेकर 5 पांडव यहाँ तक आ चुके हैं। यहीं पर पातालपुरी मंदिर बना हुआ है, जिसका इतिहास काफी रोचक है और यहाँ से पास में ही श्री बड़े हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और इस मंदिर का इतिहास भी काफी प्राचीन है। लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के बाद यहाँ से 200 मीटर दूर आप आ जाइए आदिशंकर विमान मंडपम मंदिर में। ये मंदिर प्रयागराज का प्रसिद्ध मंदिर है। द्रविड़ संस्कृति में मंडप यानी मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, जो कि स्तंभों पर टिका होता है। जैसे ये मंदिर 16 खंभों पर टिका हुआ है और मंदिर के ऊपर का गुंबद विमान कहलाता है, इसीलिए इस मंदिर का नाम है आदिशंकर विमान मंडपम। और इस मंदिर में हमें काफी सारे देवी देवताओं के दर्शन मिलते हैं। संगम पर सभी मुख्य प्लेसेस घूमने के बाद आप आ जाइए अलोपी देवी मंदिर में। माँ अलोपी देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पर माता सती के दाहिने हाथ का पंजा कटकर गिरा था। यहाँ से अब हम जाएंगे भारद्वाज पार्क और उनके आश्रम में। लेकिन वहाँ जाने से पहले दोस्तों, अगर आप लंच करना चाहेंगे तो प्रयागराज में काफी सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, भारद्वाज आश्रम के आसपास ही बाकी की टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद है और सबसे पहले हम जाएंगे भारद्वाज पार्क। यहाँ पर आपको भारद्वाज मुनि की बड़ी सी मूर्ति देखने को मिलती है
और साथ ही इस पार्क में हमें भारद्वाज आश्रम की छोटी सी झलक भी दिखाई देती है। और यहीं से 250 मीटर दूर भारद्वाज आश्रम स्थित है। अपने वनवास के दौरान श्री राम जी सबसे पहले यहाँ पर आए थे। भारद्वाज मुनि का ये आश्रम त्रेता युग का है और कहा जाता है कि कुंभ मेले के प्रवर्तक भी भारद्वाज मुनि ही थे। भारद्वाज आश्रम के पास में ही आनंद भवन बना हुआ है। यहाँ की एंट्री टिकट 30 रुपए और 100 रुपए की है। इस भवन में आपको पुराने जमाने की काफी सारी एंटिक चीजें देखने को मिलती है। इस भवन में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी जी रहा करते थे, तो उनकी काफी सारी यादें यहाँ पर संजोकर रखी हुई है। आनंद भवन घूमने के बाद आप आ जाए चंद्रशेखर आजाद पार्क में। 17 फरवरी 1931 को अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आजाद को इसी जगह पर चारों ओर से घेर लिया था। फिर चंद्रशेखर जी ने अपनी पिस्तौल में बची आखिरी गोली अपने आप को ही मार ली थी। चंद्रशेखर आजाद पार्क के सामने पंडित जी की चाट पर कुल्हड़ वाला दही बल्ला, कचौरी, समोसा काफी फेमस है, तो आप यहाँ पर नाश्ता पानी भी कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाए प्राचीन वेणी माधव मंदिर में। त्रिवेणी संगम की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु खुद यहाँ पर विराजमान हुए थे। अब हम आ गए हैं नागवासुकी मंदिर में। इस मंदिर का इतिहास भी काफी दिलचस्प है और ये मंदिर कुंभ मेले से जुड़ा हुआ है। यानी ये वही नागवासुकी जी का मंदिर है जो समुद्र मंथन के समय रस्सी की जगह पर खुद थे। आप महाकुंभ मेला घूमकर इन सभी जगहों पर भी एक दिन में घूम सकते हैं और प्रयागराज की सभी टूरिस्ट प्लेसेस देखने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और महाकुंभ से रिलेटेड आपका जो भी सवाल है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें